नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो की इस खास पेशकश में। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में जो कुछ इस वक्त जियोपॉलिटिकली हो रहा है, उससे क्या होगा आने वाले समय में और दुनिया किस तरह से बदल रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे एक तरीके से हॉलीवुड स्टाइल में कब्जा किया। वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके महल से किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए और वहां की जेल में रखा, और अब उनके ऊपर कह रहे हैं कि अमेरिकी कानूनों के आधार पर मुकदमा चलेगा। इससे पहले मार्गो रूबियो ने जुलाई 2025 में ये बात कह दी थी कि वेनेजुएला में कोई सरकार नहीं, वहां पे एक ड्रग कार्टेल का माफिया काबिज है। उसके बाद उन्होंने अगल बगल के दूसरे देशों को भी धमकी दी, मैक्सिको को भी धमकी दी, क्यूबा को भी धमकी दी। तो इस तरह से जो सिचुएशन बनती दिख रही है, वो काफी खतरनाक होती जा रही है। अब उनका नया निशाना डेनमार्क की तरफ है, जहां पे एक इलाका है ग्रीनलैंड जो ऑटोनोमस है डेनमार्क के पास। उस पर भी वो कब्जा करना चाहते हैं, सैन्य तरीके से या किसी और विकल्प से। अगले हफ्ते वहां के विदेश मंत्री जाएंगे और डेनमार्क से बात भी करेंगे। तो पूरी दुनिया में जो ये चल रहा है अमेरिका की वजह से, वो एक तरीके से ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ये लगता है कि जो तनाव है पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ एक ग्राफिक आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में तनाव कहाँ कहाँ चल रहा है। यूएस और वेनेजुएला का अभी जस्ट सेटल कह सकते हैं आप कि कब्जा कर लिया उन्होंने। यूएस, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में तनाव बना हुआ है। यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक अलग तनाव चल रहा है कि पोस्ट वॉर किस तरह से सिनेरियो होगी। फिर यूएस, रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा है। इजराइल, ईरान और यहाँ यूएस का भी चल रहा है। चीन और ताइवान के बीच में झगड़ा चल रहा है। सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी एक द्वीप को लेकर के वहां पे भी तनाव है, और इंडिया पाकिस्तान भी है। तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ रही है। इसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि एक आर्थिक युद्ध भी साथ में चल रहा है जिसको हम टैरिफ के तौर पर देखते हैं। और ताजा धमकी उनकी ये है कि उन्होंने एक ऐसे कानून बनाने की तैयारी में है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने उस पर साइन किए हैं, अब आगे वो कांग्रेस में जाएगा। ये एक बहुत ही भयानक और विचित्र परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही दुनिया भर के आप बाजारों में भी देखेंगे तो तहलका मचा हुआ है। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं शिवकांत शर्मा जी, जो लंदन से हैं। बीबीसी में बहुत लंबे समय तक उसके संपादक रहे हैं और ग्लोबल मार्केट को या ग्लोबल सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। शिवकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ भी धन्यवाद। आपके इलाके में हो रहा है, यानी यूरोप, अमेरिका, पूरे तहलका मचा हुआ है, और ये जो हॉलीवुड स्टाइल में एक किडनैपिंग की गई वेनेजुएला से, खबरें सबको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उससे आगे की कहानी समझाइए कि क्या ये दुनिया में अलग अलग तरीके से अपने अपने, जिसको कहते हैं, कबीले बनाने की तैयारी चल रही है क्या? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो 1945 के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया शुरू हुई थी, जिसे अमरीकी लोग नियमबद्ध विश्व व्यवस्था कहते हैं। वो जो नियमाधारित विश्व व्यवस्था थी, वो नियम तो अमेरिका के थे, अमेरिका की दादागिरी चलती थी, लेकिन बाकी जो देश हैं, बाकी जो दुनिया है, उनके ऊपर कायदे कानून लागू हों, ये अमेरिका सुनिश्चित करता था और अमेरिका के छत्र छाया में संयुक्त राष्ट्र इसे सुनिश्चित करता था। उससे पहले की दुनिया याद करें, पहले महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के बीच, पहले महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के बीच जो दुनिया थी, उस वक्त दबदबा जो है वो औपनिवेशिक ताकतों या साम्राज्यवादी ताकतों का था, जो मूलतः यूरोपीय ताकतें थी। और मनमानी चल रही थी कि पश्चिम एशिया में आपने लकीरें खींच दी, उत्तर अफ्रीका में आपने लकीरें खींच दी, जिस देश का बँटवारा जिसके साथ कर दिया, क्योंकि सारे उपनिवेश इनके पास थे। बहुत से देश तब तक आज़ाद नहीं हुए थे, भारत भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य भी था। तो उस समय जो है एक तरह का मनमानी चल रही थी। कोई वैसे तो कहने को लीग ऑफ नेशंस बना लिया था इन्होंने, कि दूसरे देश इस तरह की जरूरत ना करें, लेकिन जो पुरानी औपनिवेशिक शक्तियां थी उनकी तब भी चल रही थी। 1928 में ये हुआ कि एक कानून बनाया गया, तब तक संयुक्त राष्ट्र और नई व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, कि
देशों की संप्रभुता जो है, उसकी रक्षा की जाएगी और संप्रभुता का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा। यानी एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं कर सकेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ये अपराध होगा। ये 1928 में हुआ। 1928 के बाद बड़ी ताकतों को छोड़ के लगभग ये व्यवस्था बनी हुई थी कि एक देश को दूसरे देश पे हमला करके उसे हड़पने नहीं दिया गया। बहुत सी जगह छोटे-मोटे जो है वो हुँ, प्रयास हुए, लेकिन उसे रोका गया। 1945 में फिर अमेरिका के नेतृत्व में नई व्यवस्था बनी ही, उसमें जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, उनका दखल भी हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के पहले तो अमेरिका ने व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन उसी वक़्त रूस और सोवियत संघ और अमेरिका के 2 खेमे बन गए थे। तो इन 2 खेमों के जो बाहुबली थे, एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका था। ये तो मनमानी कर रहे थे। सोवियत संघ ने जो मतलब जिस पर भारत एक तरह से नज़रें फेर लेता था, सोवियत संघ ने भी खूब मनमानियाँ की हैं, ख़ासकर पूर्वी यूरोप में। और अमेरिका अपनी मनमानी मूलतः लैटिन अमेरिका में करता रहा। सारे लैटिन अमेरिकन देशों में उन्होंने वक़्त-वक़्त पे 1900 मतलब आप गिनाते चलें तो 1954 में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति अरबान्स को हटाया। फिर 1961 में क्यूबा पे बे ऑफ पिग्स का हमला किया, हुँ, कास्त्रो को हटाने के लिए। 1964 में ब्राज़ील से जो गोलार को हटाया, क्योंकि वो समाजवादी जो है विचारधारा के थे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका का ये था कि हमारे आस-पास, हमारे इलाके में अगर साम्यवादी या कम्युनिस्ट शासन या विचारधारा फैलती है, तो हम उसे रोकेंगे, किसी भी कीमत पे रोकेंगे। तो हुँ, अमेरिका ने ये किया। इसी तरह से सोवियत संघ ये कर रहा था कि हमारे इलाके में, हमारे आस-पास अगर पूंजीवादी व्यवस्था होगी, तो हमारा बस चलेगा तो क्रांति करेंगे और हम उसे साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था में पलट देंगे। तो वो ये कर हुँ, रहे हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया थी, बाकी दुनिया जो है एक तरह से स्थिर चल रही थी, नियमबद्ध व्यवस्था वहाँ चालू थी। वो व्यवस्था एकदम से भंग हो गई है और उसकी शुरुआत जो लिबरेशन डे की जो घोषणा की है और उस लिबरेशन डे पे जिस तरह से दुनिया चुप रही। हुँ, आप कल्पना करें कि 30 साल की गेट वार्ताएँ चली, व्यापार वार्ताएँ, जिनको गेट वार्ताएँ कहते हैं। उसके बाद एक व्यापार व्यवस्था शुरू हुई पूरी दुनिया में। उसका एक तरीका था कि अगर आप संरक्षणवाद करते हैं, अपनी मार्केट बंद रखते हैं या डंपिंग करते हैं, इस तरह की कोई भी शिकायत होती, वहाँ जाती थी, उस पे हुँ, फैसला होता था। ठीक है, उसमें भी आप मैनिपुलेट करते थे, लेकिन एक व्यवस्था थी ना। उस व्यवस्था को आपने ओवरनाइट एक दिन खड़े होकर के कह दिया कि मैं नहीं मानूँगा और मैं जो है पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहा हूँ। तो पूरी दुनिया को उसी वक़्त चेतना चाहिए था और ये सोचना चाहिए था कि ये क्या है? अगर उसी वक़्त पूरी दुनिया एकजुट होकर के ये कहती कि ठीक है, अगर आप हम पे टैरिफ लगाएँगे तो हम आपसे व्यापार बंद कर देंगे। बाकी दुनिया है बहुत व्यापार करने के लिए, ठीक है हमें नुकसान होगा, भुगत लेंगे, आपको ये नहीं करने देंगे। वो नहीं किया। वो नहीं किया तो गुंडा क्या करता है? गुंडे की एक शय जो पहली चाल है, उसको अगर आप माफ़ कर दें या इग्नोर कर दें, तो उसका हुँ, हौसला बढ़ जाता है। अब इनके हौसले बढ़ गए। अब इनको लगा कि ठीक है, जब व्यापार में मेरी जो है मनमानी हो सकती है, तो कूटनीति में, भू-राजनीति में भी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? और उसका उन्होंने पहला जो प्रयोग है, वो ईरान पे हमला करके किया। देखिए इराक पे और अफ़गानिस्तान पे जो हमले हुए थे, उसकी हम लोग आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन बड़ी कोशिश की गई थी और संयुक्त राष्ट्र में एक आम राय बनाई गई थी। चाहे वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से झूठ बोल के बनाई गई हो, लेकिन बनाई गई थी। एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे ये सब चल रहा था। लेकिन ईरान के लिए किससे क्या पूछा गया? किसी से नहीं पूछा गया ना। आपने हुँ, सीधे बमबारी कर दी और बमबारी भी कहाँ की? उसके परमाणु ठिकानों, हुँ, परमाणु ठिकानों पर हमला करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो आईएईए की जो व्यवस्था, आप हुँ, उससे पूछे बगैर ये करेंगे नहीं। उसको भारत और पाकिस्तान का ये जो दावा करते हैं, इन्होंने जो लड़ाई आगे बढ़ने से रुकवा दी, उसका कारण ये क्या देते हैं? उसका कारण ये देते हैं कि साहब परमाणु युद्ध छिड़ जाता। तो आप हुँ, तो परमाणु जो है वो संयंत्र पे जाके हमला कर रहे हैं ना, तो उससे रेडिएशन बिखर जाता और कुछ गड़बड़ हो जाती, तो कौन उससे ज़िम्मेदार होता? आप उसी तरह की कार्रवाई कर रहे थे, जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी में की।
उस वक़्त भी आपकी ताकत के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस वक़्त तो दुनिया वैसे भी युद्ध के त्रासदी में फँसी हुई थी। लोगों ने माफ़ कर दिया आपको, लेकिन ये तो जो है अक्षम्य था ना। और उसके बाद अब जो ग्वाटेमाला में और आपने सॉरी वेनेज़ुएला में हो, जी, जी, आपने जो भूमिका में एक बात कही, मैं अब वहाँ ले जाता हूँ, जो लेटेस्ट चीज़ है, वो हुँ, ये है कि जो 2 अभी-अभी जो मतलब तेलवाहक जहाज़ हैं, जिनको इन्होंने एक तरह से पकड़ा है, कुड़क कर लिया है, हुँ, उसमें से एक रूस के झंडे वाला जहाज़ है। यस। उसमें तेल है, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हुँ, वो उस पर रूस का झंडा है, चाहे उसने अपनी जो है पहचान पीछे बदली है, जो भी बदला है, कुछ भी है, तो रूस का झंडा ना। और रूस हुँ, ने उसके बचाव के लिए, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए पनडुब्बी और कुछ जहाज भी भेजे थे। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए ये उस पे उतर गए और उसको कब्ज़े में ले लिया। अब कल्पना करें कि कांग्रेस में जो 500% टैरिफ लगाने वाला कानून जो पास हो गया है, जिस पे मतलब ट्रंप ने हस्ताक्षर किए, अभी कांग्रेस में पास होना है सेनेट हुँ, में। तो अगर वो कानून पास हो जाता है और हुँ, अगर इसी तरह से रूस के तेल की नाकेबंदी ये शुरू करते हैं, कोई समझौता नहीं होता है, तो क्या रूस इसे बर्दाश्त करेगा? और या तो रूस बर्दाश्त कर लेगा और अपना तेल व्यापार बंद कर देगा, चुपचाप बैठ जाएगा वेनेजुएला की तरह से। हुँ, या रूस के पास जो परमाणु हथियार हैं, वो इनसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं, और अगर वो परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी देता है, अगर किसी भी वजह से कोई ट्रिगर उल्टा-सीधा चल जाता है, हुँ, तो हो गया ना परमाणु युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध करेक्ट, जिसका जो डर है, तो यस, डर। तीसरे विश्व युद्ध का डर जो है, अगर होगा तो वो वहाँ से होगा, ये जो आगे करने जा रहे हैं। हुँ, अभी फिलहाल जो इन्होंने किया है, इस पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। देखिए, क्यों सबसे पहले होना ये चाहिए कि अगर कोई देश बेलगाम होता है, जो कि हुँ, अमेरिका हो गया है ट्रंप के नेतृत्व में, तो उसके जो गठबंधन के देश हैं, उनको अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो साख है, उसकी चिंता करनी चाहिए और अपने दोस्त को कहना चाहिए कि भाई ये हुँ, मत करें, आपके साथ-साथ हमारी बदनामी हो रही है। तो नेटो का सबसे पहला ये दायित्व था। हुँ, नेटो ने तो कुछ नहीं कहा। नेटो ने जो जिस तरह की नेटो क्या, पूरे पश्चिमी मीडिया ने हुँ, इस पूरे प्रकरण पर, वेनेजुएला के प्रकरण पर, अब किसी जो भी है उनके अंदर उनकी व्यवस्था जैसी भी थी, वहाँ नार्को टेररिज्म चल रहा था, वहाँ नार्को टेररिस्ट बैठा हुआ था। नार्को टेररिस्ट का मतलब हुआ, ये एक तरह से उसको ड्रग आतंकवाद कह रहे हैं कि हुँ, ड्रग आतंकवादी सरकार थी जो ड्रग आतंकवाद चला रही थी। ठीक है, लेकिन एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, उसका एक राष्ट्रपति है, तो इसके कायदे कानून है। पहली बात तो उस पर बिना संयुक्त राष्ट्र या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की राय, आम राय जुटाए बगैर हमला करना गैर कानूनी है, संयुक्त राष्ट्र चार्टरों का सीधा उल्लंघन हुँ, है। दूसरा, किसी कोई किसी भी देश का अगर राष्ट्रपति है जो पद पे है, उसके ऊपर हमला करना, ये मानवाधिकारों की दृष्टि से अपराध है। इम्यूनिटी होती है उनको। आप इम्यूनिटी है। इस तरह से जो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ अदालतों में लाकर उठवा करके, ये तो उठवाया है ना, उठवा उठवाया के है। अपनी अदालत में जाके खड़ा कर दिया आपने। अब वो हुँ, अदालत में जो जज है, वो ये सुनने को ही तैयार नहीं है कि ये आप कौन है, वो केवल ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। वो कह रहे हैं कि साहब मैं नाम के साथ-साथ मैं वेनेजुएला का जो है वो निर्वाचित राष्ट्रपति हूँ, ये है सब। तो वो कह रहे, वो बाकी की बात ही नहीं सुन रहा है। वो कह रहा है नहीं, 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 बाकी चीज़ें यहाँ क्यों? कि उसकी अदालत का जो परिप्रेक्ष्य है, उसकी अदालत की जो हद है, वो इतनी है। उसकी अदालत में एक अपराधी को लाकर के आपने खड़ा कर दिया, वो कहीं का राजा है, रंक है, कि उससे उसको क्या मतलब है? क्या वो तो नाम मतलब है? पूछेगा, अपराध पूछेगा और फिर ये पूछेगा कि आप कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही उसने किया। तो इस स्थिति में लाने की ज़िम्मेदारी तो इनकी है ना, ये तो इन्होंने किया। तो हुँ, अगर आज ये कर रहे हैं, कल को वो क्यूबा में कर देंगे। हुँ, परसों अब ग्रीनलैंड की बात आपने की। ग्रीनलैंड में ठीक है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री को तो उठा के नहीं लाएँगे, लेकिन ग्रीनलैंड में जो सरकार है, उसकी हुँ, स्थिति तो वेनेजुएला से भी खराब है। यस। उनके यहाँ तो आबादी इतनी नहीं है जितने सैनिक अड्डा इनका पहले से है। अब इनको कौन 57,000। रोक सक अब कौन रोक सकता है कि उस सैनिक अड्डे पे ये 57,000 जो है, अपने 57,000 की ज़रूरत ही नहीं है। अब 10,000 मरीन ही अगर उतार दें वहाँ,
करेक्ट। वो 57,000 लोग क्या करेंगे उसका? तो वो तो हाथ खड़े कर देंगे ना। यस। अब उसके बाद यूरोप वाले, उनकी हिम्मत ये कहने की नहीं बन रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो नेटो से तो आप अलग हुए हुए, हम सब मिलके आपके खिलाफ आपका मुकाबला करेंगे। शिवकांत जी, यहाँ पे एक प्रश्न मेरा ये है कि नेटो को तो खारिज कर दिया, मानते नहीं। ट्रम्प कहते हैं ना नेटो को मानता हूं मैं, यूएन को भी नहीं मानता हूं, मैं किसी संस्था को मानता नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं बस वही सुनो आप। मैंने मतलब मेरा ही वचन मेरा शासन है दुनिया में, जो मैंने कह दिया वही मानो। यूएन यूएन क्या है? अभी आज की खबर है कि उन्होंने 66 संस्थाओं से अपने को अलग कर लिया है। बोला अमेरिका से कोई लेना देना, इन संस्थाओं को बंद करो, हम इनसे कोई सदस्य नहीं है। नेटो जिस तरीके से डिपेंडेंट था यूएस के साथ, यानी अपनी आपने डिफेंस की एक्सपेंडिचर कम की और पूरी तरीके से अमेरिका में कोई साथ दादा बचाएंगे हमें। लेकिन यूक्रेन की घटना के बाद यूएस ने पल्ला झाड़ लिया कि अपना अपना देखो, हम किसी के ठेकेदार नहीं बनेंगे। ये जो चेंज आया ये सर पिछले 2 साल में मुझे दिख रहा है ज्यादा, कि जब वो कह रहे हैं कि अब मैं किसी की रक्षा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी करूंगा। आप तो वहां पे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 5% ऑफ द जीडीपी करने की तैयारी है, यूरोप में 2% कर चुके हैं। तो क्या एक ये सिनेरियो बन रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको कह रहे हैं, या अमेरिका के आसपास का जो इलाका है साहब वो मेरा इलाका है, अब वो ग्लोबल गुंडे से लोकल गुंडे की बना इलाके में चल पड़े कि हमारे 8-10 आसपास के इलाके की मैं देखूंगा। रशिया अगर यूक्रेन में वो उस हिस्से में कब्जा कर ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताइवान चाइना ले जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सऊदी अरब वो यूएई आपस में निपट लें, इसराइल को मैं सेट कर दूंगा क्योंकि वो अपना आदमी है, तो पूरे गल्फ में वो लड़ाई करे। क्या है कि ये तस्वीर बन रही है क्या पूरे दुनिया में कि अलग अलग इलाकों के वो जिसको क्या कहते हैं हम लोग फ्यूडल वाले जो होते हैं वो बन जाएंगे? नहीं, बाहुबलियों की दुनिया जो है बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये केवल लोकल गुंडा नहीं है, ये जो है वो सबसे बड़े गुंडे अपने आप को मानेंगे, क्योंकि अच्छा। केवल पश्चिमी गोलार्ध में ही इनकी जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आई थी, उस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में ये था कि हम एक तो ये है कि उस सुरक्षा नीति से जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि ये विदेश नीति को आंतरिक सुरक्षा की नीति के रूप में देख रहे हैं। यस। इसीलिए विदेश नीति पहले जो अमेरिका की थी कि आप पूरी दुनिया की चिंता करते थे, ग्लोबल ऑर्डर की चिंता करते थे, वो नहीं। अब इनकी जो 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ हैं, उनमें से सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इन्होंने जो है वो लिबरेशन डे करके पूरी कर ली कि हमें व्यापार में कहीं किसी से नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये पहले इंटरनल सिक्योरिटी में आता था, ये विदेश नीति का हिस्सा नहीं था, व्यापार नीति। दूसरा, क्योंकि कंपनियां व्यापार करती हैं, देश जो है वो केवल उनको फैसिलिटेट करता है। सरकारें, जो सरकारें सीधे थोड़े व्यापार करती हैं, और खासकर पूंजीवादी देश में सरकारें व्यापार नहीं करती हैं, कंपनियां व्यापार करती हैं। और दूसरी इनकी जो प्राथमिकता है वो है कि साहब जिन लोगों की हमें जरूरत नहीं है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो इमिग्रेशन है ये सबसे बड़ी समस्या है। इमिग्रेशन तो सीधे सीधे जो है समस्या आंतरिक सुरक्षा की है, उसका विदेश नीति से कोई लेन देन कभी नहीं रहा है, लेकिन उसको इन्होंने विदेश नीति का मुख्य मुद्दा बनाया है। और जो आसपास के जो लैटिन अमेरिकी देशों से सबसे बड़ा झगड़ा है इनका, खासकर मेक्सिको, कनाडा और इन मध्य अमेरिकी देशों से, वो इमिग्रेशन को लेकर के। और तीसरा जो है मादक दवा तस्करी, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। तो ये सारे जो नार्को टेररिज्म और फलाना ढिमका कह करके क्यूबा पे करेंगे या कहीं भी हमला करेंगे आगे, तो वो जो है एक तरह से आप घरेलू नीति को विदेश नीति में बदल रहे हैं। तो एक तो ये उससे स्पष्ट होता है इनकी जो नई जो सुरक्षा नीति बनी है उससे। और दूसरी बात उससे जो स्पष्ट होती है वो ये है कि अमेरिका उसको ये अब इन्होंने डोनरो डॉक्ट्रिन कहना शुरू किया है। मनरो डॉक्ट्रिन में मनोरम। इन्होंने डोनाल्ड जो है जोड़ के उसको डोनरो कर दिया। मनरो डॉक्ट्रिन क्या था? मनरो जेम्स मनरो जो हैं वो 1800 मतलब 60 के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उस वक्त उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि आगे से जो पश्चिमी गोलार्ध है, यानी लैटिन अमेरिका, अमेरिका के जो दोनों महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो वहाँ जो औपनिवेशिक उस वक्त औपनिवेशिक ताकतें तब भी अपना जो है वो हाथ पांव मार रही थी, फैलाव कर रही थी।
तो औपनिवेशिक ताकतों की दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये संदेश था पुर्तगाल को, स्पेन को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, इन जर्मनी को, इन सारी औपनिवेशिक ताकतों को कि आप लैटिन अमेरिका में आकर के जो य यहाँ अपने यूरोप से बैठ के लैटिन अमेरिका के देश को जो चला रहे हैं, वो हमें मंज़ूर नहीं होगा। तो हम उसे रोकेंगे, अगर ऐसा किसी ने किया तो हमारा उससे झगड़ा हो जाएगा। तो ये था मनरो डॉक्ट्रिन। उसको अब बढ़ाया गया, फिर ये कहा गया कि साहब मनरो डॉक्ट्रिन का मतलब ये है, जब शीत युद्ध शुरू हुआ कि जो जो मतलब लैटिन अमेरिकी देश हैं, वहाँ अगर हमसे विपरीत विचारधारा, जैसे साम्यवादी विचारधारा है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, अगर उसका फैलाव होता है, तो तब हम दखल-अंदाज़ी करेंगे। तो मनरो डॉक्ट्रिन और फैल गया। अब ये डोनरो डॉक्ट्रिन हो गया। इस डोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? डोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि मेरे लातिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका में भी कनाडा वगैरह सारे मिला-मिलू करके ग्रीनलैंड को भी वो इसका हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ मैं जो चाहूँ हमारा जो राष्ट्रीय हित जिसमें होगा, वो हम करेंगे। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। अगर सरकार हमें लगेगी कि हमारे आर्थिक हितों के अनुकूल काम नहीं कर रही है, तब भी हम करेंगे। वेनेजुएला में क्या किया इन्होंने? आर्थिक हितों की वजह से हमला किया। इससे पहले करेक्ट। चिली में पिनोचे को बिठाया था, तो आर्थिक हितों की वजह से बिठाया था। ग्रीनलैंड में आर्थिक हितों की ग्रीनलैंड में तो कोई विचारधारा का टकराव नहीं है। आर्थिक हित और राष्ट्रीय हित हमारे हैं, इसलिए हम ग्रीनलैंड में जाना चाहते हैं, ये डोनरो डॉक्ट्रिन है। और डोनरो डॉक्ट्रिन के अलावा वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, उसमें एक बात और है कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, वो दुनिया के और किसी भी हिस्से में अगर वो आड़े आएँगे, तब हम वहाँ भी दखल-अंदाज़ी करेंगे। तो ये मत समझिए कि ये जो मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र है, जहाँ से मतलब सप्लाई चेन वगैरह आती हैं या समुद्री यातायात, अगर वहाँ किसी या पनामा के कनाल के आसपास या सुएज़ नहर के आसपास, लाल सागर में, अगर कहीं कोई रुकावट पैदा होती है, तो अमेरिका वहाँ भी दखल-अंदाज़ी करेगा। उसने केवल उसमें ये ज़िक्र नहीं है कि जैसे रूस ने यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लिया या करना चाहता है, 5वें हिस्से पे तो कर ही लिया। चीन जैसे ताइवान पे कब्ज़ा करना अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ ये पीछे हट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। यस। ताइवान और जापान और दक्षिण कोर इसीलिए देखिए अब दक्षिण कोरिया जो है चीन के पास। तो आप अपनी नीति में जो आपने मामूली परिवर्तन किए हैं, इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप ये कर रहे हैं कि आप तो गुंडे हैं ही हैं, जो दूसरे जो उदीयमान गुंडे हैं बाकी दुनिया में, आप उनको भी शह दे रहे हैं। तो उनको अब आप किसी संयुक्त राष्ट्र की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर जो वीटो गुंडे हैं। यस। क्योंकि उनको आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, न चीन का बिगड़ सकता है, न रूस का बिगड़ सकता है। अब फ्रांस और ब्रिटेन में वो गुंडा बनने की ताकत नहीं है, इसलिए वो खामखा बने बैठे हैं वहाँ पंच। वैसे उनका कोई मतलब नहीं है। अब वो कह तो रहे हैं कि हम यूक्रेन में सेना भेजेंगे, अगर शांति समझौता हो गया। तो यूक्रेन में शांति समझौते के बाद इन्होंने सेना भेज भी दी, तो क्या ये कल को दोबारा लड़ाई शुरू होती है, तो रूस की सेना से उस लड़ पाएँगे? उसके लिए रूस तैयार नहीं, उसने कहा ये नहीं हो सकता, पोस्ट नहीं, वो वॉर तो आप पहले नहीं दे कह रहा है, सकते। मान लो वो मान भी ले कल को और हाँ, 6 महीने बाद फिर हमला कर दे, तो क्या इनकी सेना रूस की सेना से लड़ेगी? क्योंकि करेक्ट। वो अगर उसने ये कह दिया कि ठीक है, अगर आप लड़ेंगे तो हम फुल वॉर डिक्लेयर करते हैं और हम सारे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, भाग जाएँगे दुम दबा के। तो इ ऐसी ऐसी स्थिति, ये अराजकता, ये अव्यवस्था व्यवस्था दुनिया में पूरी तरह से, एक तरह से जो 1945 का जो ऑर्डर था, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद दुनिया को बैठ के ये सोचना चाहिए कि नया ऑर्डर बनाना है कि नहीं बनाना है? या जिसकी लाठी उसकी भैंस चलने देना है, या इसमें कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? और करने का एक ही तरीका है, चाहे वो आप व्यापार व्यवस्था बहाल करना चाहें, चाहे आप वैश्वीकरण बहाल करना चाहें, चाहे आप भू-राजनीतिक जो व्यवस्था बनी हुई थी, उसको बहाल करना चाहें, सबको एकजुट होकर के अमेरिका को छोड़ कर के, क्योंकि सबको शिकायत अमेरिका से है इस वक़्त। तो करेक्ट। पूरी दुनिया को एकजुट, एक सुर में होना पड़ेगा कि ठीक है, हमें ये मंज़ूर नहीं है और उसका हम और कुछ तो कर नहीं सकते, आपसे हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन आपसे हम पूरी तरह किनारा से कर। आपका बहिष्कार करते हैं और आपसे कोई संबंध नाता नहीं रखेंगे। अगर दुनिया इसके लिए तैयार हो जाए और कर दे,
तो ये घुटनों पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएँगे। नहीं तो उसके नहीं बाद क्या नहीं। होगा ये मैं जानता हूँ ना कोई और जानता। ईरान में सर क्या आपको लगता है कि रेजिम चेंज की कोशिश होगी? बिल्कुल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान और क्यूबा दोनों अगला जो वो है निशाना है। वो अगला निशाना ये वही वो अभी बातचीत शुरू करने से पहले हम जो याद कर रहे थे नवाज देवबंदी की 2 लाइनें राइट। कि फूस के घर में रहने वालों नहीं जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो करेक्ट। हर देश को ये सोच के चलना चाहिए कि ये आग है, ये फैल रही है और आप फूस का छप्पर में बैठे हुए हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो आग आपके पास भी आ सकती है। तो अगली जो आग जहाँ जाती दिखाई दे रही है, वो है क्यूबा और वो है ईरान। और ईरान में जो विरोध प्रदर्शन अब देखें, ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वो ठीक है, अमेरिका के कहने पे या कोई अमेरिका प्रेम उनका जाग गया लोगों का इस वजह से नहीं चल रहे हैं। वो अपनी सरकार से नाखुश हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने उसमें क्या किया है, इन्होंने बयान दे दिया है कि अगर आपने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने या मारने की कोशिश की, तो हम हस्तक्षेप करेंगे यानी हम हमला कर सकते हैं। तो प्रदर्शनकारी को क्या चाहिए? अब आप कल्पना करें कि भारत में जो है कोई जोरदार प्रदर्शन हो रहे हों और अमेरिका ये कहे कि साहब अगर इन प्रदर्शनकारियों को आपने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, तो ये समझ लीजिए कि हम हमला कर देंगे। तो प्रदर्शनकारी हमला हो ना हो वो तो अलग बात है, प्रदर्शनकारियों के तो हौसले बुलंद हो जाएँगे ना। तो अच्छा उनको इसमें अगर ये आप सुनिए आप। शांतिपूर्ण तरीके से अगर उन पे कंट्रोल कर पाते तो भी नहीं कर पाएँगे। तो ये स्थिति और भड़केगी, इसको भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसी बहाने इनकी ये कोशिश होगी कि ये जो रिजीम है, इस रिजीम को हटाया जाए। क्या पता मरवा दें अयातुल्ला को, क्या पता मतलब इस स्थिति में तो उठवा भी सकते हैं। हाँ, कुछ लेकिन भी हो सकता है। उसके बाद जो होगा, क्योंकि उठवाने में ये नहीं उठवाएँगे सीधे-सीधे, वो इज़राइल करेगा। लेकिन उसके बाद जो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, अभी तो ये पता नहीं है कि आपके वेनेजुएला में ये जो हुआ है, अभी तो खरामा-खरामा 1-2 हफ्ते ही हुए हैं ना। अब आप रुकिए, चलो 1 उसके हफ्ता भी नहीं बाद हुआ अभी तो। उसके बाद वहाँ के लोग किस तरह से हुँ, रिएक्ट करते हैं, उनको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। वहाँ जो गुंडे हैं, वो क्यों नहीं उठ खड़े होंगे, क्यों नहीं वहाँ अराजकता शुरू हो जाएगी और इसी तरह की अराजकता फिर जहाँ-जहाँ आप करेंगे, क्यूबा में करेंगे, क्यूबा में फैलेगी और ईरान में करेंगे, ईरान में फैलेंगी, आतंकवाद फैलेगा, उसको आप कैसे रोक पाएँगे? पूरी दुनिया के लिए ये समस्या है, तो पूरी दुनिया को इस बारे में सोचना है। ये तो जो करें सो करें, अपना भुगतेंगे लेकिन हम सबको इनके किए हुए के फल भुगतने पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि चीन भी मौके की तलाश में होगा कि भई अब सही समय है, ताइवान अपने एनेक्स कर लिया जाए। बिल्कुल। रूस भी सोच रहा होगा कि अब तो ये कुछ बोलेंगे नहीं, चलो हम तो 20% पे अब फॉर्मली औपचारिक तौर पे कर ही देते हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि रूस क्यों शांति समझौता करेगा? उसका दिमाग खराब है? बिल्कुल नहीं करेगा। आपने 3 से 4 लाख सैनिक मरवाए हैं। मतलब रूस के दूसरे महायुद्ध के बाद रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी जो सेना का नुकसान हुआ है, वो इस युद्ध में हुआ है। हुँ, और पैसे का तो आप भूल ही जाइए, पता नहीं कितने लोग कह रहे हैं 1.5 ट्रिलियन इनका जो है वो डूब गया है। तो इतनी इतनी भारी क्षति के बाद आप मामूली उपलब्धि से क्यों मतलब वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने ज़ेलेंस्की को उठवाया ही क्यों नहीं? वो ज़ेलेंस्की को ही उठवा लेना, तो उसके राइट। बाद आप क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें इन सब संभावनाओं के द्वार आपने खोल दिए हैं, जो कि बड़ी भयानक संभावना है। अ, सुगा जी एक और प्रश्न है मेरे मन में कि जब ये टैरिफ वॉर इन्होंने शुरू किया आते ही, उससे पहले बहुत सारी स्टोरीज़, डी-डॉलराइज़ेशन ये वो सब चलता रहा, उसपे हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन यहाँ से लेते हैं कि जब इन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, तो चीन ने मानने से इनकार किया, तो इनकी कलई खुली और उसने जब रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो इन थोड़ा-सा घबरा गए क्योंकि इनको समझ में आया कि एक ही आदमी है जो हमें चुनौती दे रहा है, तो उसके खिलाफ, इसके खिलाफ इन्होंने खूब किया। तो क्या दरअसल ये लड़ाई प्राकृतिक संपदाओं रिसोर्सेस पे कब्जे की ज्यादा है या अहम की ज्यादा है कि मैं दादा हूं इसलिए मैं करूंगा, या रिसोर्सेस पे कब्जा, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत ही
नेचुरल रिसोर्स रिच कंपनी है, उसके पास तेल भी है, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल, सोना, चांदी, शुद्ध पानी और रेयर अर्थ, हर चीज है वहां पे। और आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, फ्लोरिडा से 3 घंटे की फ्लाइट पे वेनेजुएला है, 6 दिन में ऑयल शिप पहुंच जाती है अमेरिका के तट पे। तो गल्फ में इतना मगजमारी करने से एक बेटर ऑप्शन था कि बगल में था, इसको पहले क्यों नहीं किया? तो रिसोर्स पे कब्जा और ताकत बढ़ाने का ज्यादा आपको लगता है, या फिर दुनिया की दादागिरी और नेतागिरी अहम की लड़ाई ज्यादा लगती दोनों हैं। ट्रम्प को देख के लगता है, क्योंकि जो रिसोर्स वाली जो बात आप कर रहे हैं संसाधनों की, वो है? तो फायदा जो है वो सीधे सीधे अमेरिकी सरकार को तो होगा नहीं, वो अमेरिकी कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ये हम भूल जाते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है इस वक्त। राइट। तेल के भंडार चाहे उतने ना हो, लेकिन तेल सबसे बड़ा उत्पादन प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा कर रहा है हम्म। और तेल निर्यात कर रहा है। हम्म। वेनेजुएला में तो भारी तेल है, उसका संशोधन अमेरिकी कंपनियां ही कर सकती हैं, बाकी किसी की तो वैसे ही बस की बात नहीं है। तो उस हम्म। तेल की इनको जरूरत नहीं है। हम्म। रही चांदी की बात, तो चांदी की जरूरत इस वक्त उन देशों को है, जैसे चीन है, जैसे भारत है, जो आप सोलर ऊर्जा की तरफ जाना चाहते हैं। सोलर सेल में चांदी की जरूरत पड़ती है। हम्म। ये तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हम तो मतलब जो फॉसिल मतलब फ्यूल। वैकल्पिक ऊर्जा है, फॉसिल फ्यूल की तरफ जाएंगे, तो इनको तो यस। चांदी की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो ये केवल जो अमेरिकी कंपनियां हैं, बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, हम्म। उनका नुकसान जो है उसकी भरपाई, और उसके ज़रिए फिर इनको चुनाव का चंदा मिलेगा, बाकी पैसा मिलेगा, जो भी मतलब उनके साथ इनका कट होगा, वो अलग बात है। हम्म। तो लेकिन यहाँ वेनेजुएला वाला जो मामला है, या पूरे लैटिन अमेरिका का मामला है, तो अमेरिका के पास अपने पास पर्याप्त संसाधन हैं। तो वो तो खाली दादागिरी का सवाल है कि हम दादा हैं, हमारे पास शक्ति है। अभी तक देखिए, इनको सबसे बड़ी शिकायत ये है दुनिया के अब तक चले आ रहे विश्व क्रम से, कि अमेरिका सर्व सक्षम होने के बावजूद कभी-कभी जो है लताड़ खाता था, या उस विश्व व्यवस्था को चलाने के लिए सुन लेता था या कुछ नहीं करता था। हम्म। अपने जो है अपनी शक्ति, अपनी ताकत का जितना इस्तेमाल वो कर सकता था, उतना नहीं करता था। हम्म। तो एक तो ये सबसे बड़ी खुन्नस इनकी है, और ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो पहले तो अमेरिका, इनकी महानता की परिभाषा ये है कि पहले तो हम्म। ये सिद्ध करके दिखाएं, और ये जहां-जहां इनको जो मतलब कमजोर देश मिलेंगे, हम्म। सीधी सी बात है, चीन से और रूस से तो लड़ाई करके अपना नुकसान कराएंगे नहीं। तो जो है ग्रीनलैंड इनको मिलेंगे, जो क्यूबा मिलेंगे, जो ईरान मिलेंगे, जो वेनेजुएला मिलेंगे, वहाँ-वहाँ ये अपनी दादागिरी दिखाएँगे, और बाकी दुनिया में इसी को तो मतलब बाहुबली तो इसी तरह अपनी दहशत फैलाता है ना, तो पूरी दुनिया में दहशत फैलाना कि अमेरिका के किसी भी मामले में आप टाँग अड़ाने की हिम्मत ना करें आगे से। तो एक तो ये अमेरिका की महानता की इनकी परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा ये है कि जो इस वक़्त तकनीकी दौड़ चल रही है, विकास की जो दौड़ है, हम्म। उसमें उसमें इनकी बराबरी पे कोई ना आने पाए। आर्थिक शक्ति में इनकी बराबरी पे कोई ना आने पाए। तो उसमें इनका मुकाबला तो एक केवल चीन ही कर रहा है, बाकी तो कोई इनके बराबरी पे आने की स्थिति में अभी है भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म। तो वहाँ लड़ाई चीन से है, और हम्म। बाकी जो है, जो लड़ाई है, एक तरह से ये रूस को भी, ये पुतिन साहब को भी ये चेतावनी है कि आपके पास जो है वो आणविक हथियार भले हों, लेकिन हम्म। असली दादा हम ही हैं, और तकनीकी दादा भी हम हैं, सैनिक दादा भी हम हैं, और रिसोर्स के आर्थिक दादा भी हम। तो कुल मिलाकर सर, के ये ये मतलब बताइए, जैसे जब ये सारी घटना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो चीन को भी पता है, रूस को भी पता है, नेटो के आपने जिक्र किया, उनको ही पता है। सबने इस वेनेजुएला घटना में लिप सर्विस की, उसके बाद वो चुप हो गए। कोई बोल क्यों नहीं रहा, कोई कुछ इसका ठीक से कॉग्निजेंस भी क्यों नहीं ले रहा? उनको किस बात का डर है, या कुछ और स्ट्रेटजी आपको लगती है? नहीं, 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 ये केवल इतने साल से जो एक व्यवस्था चली आ रही थी ना, ये उसकी वजह से फैली हुई कायरता है। आप किसी चीज़ के जब आदी हो जाते हैं,
कि चीज़ें अपने आप चल रही हैं, तो हम क्यों करें? ये सब करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है ना, तो किसी को आगे आना पड़ेगा। जो आगे आएगा हो सकता है उसके ऊपर हमला भी हो सकता है उसके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे। तो ये जो डर है और इस डर को दूर करने का, क्योंकि एक अकेला इस वक़्त कोई भी मुकाबला करने के लिए, सामने आने के लिए, खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब तक एक अकेला हिम्मत नहीं करेगा, तो बाकी लोग उसके साथ एकजुट नहीं हो सकते। तो दुनिया को इस वक़्त बहुत सख्त ज़रूरत है किसी एक नेता की, जो बाकी दुनिया, जो डरी हुई दुनिया है, उसको एकजुट कर सके और ये बता सके कि एकजुटता भी एक शक्ति होती है। अगर एकजुट हो जाएँगे, तो ये जो अराजकता व्यवस्था फैला रहे, भई कल को ये अभी तो मतलब ये केवल हमारी खुशफ़हमी है, लेकिन कल्पना करें कि कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसी आवाज़ उठे और बाकी दुनिया 90% दुनिया भी मिलकर के एक हो जाए। हुँ, तो उसके बाद अमेरिका के भीतर जो इनका विरोध, अब करेक्ट। जैसे ही ईरान में विरोध भड़का सकते हैं, तो अमेरिका के अंदर क्यों नहीं भड़क सकता? जब अमेरिका के लोग ये देखेंगे, आधे लोग क्या, आधे से ज़्यादा लोग तो इनको नापसंद करते हैं। तो हुँ, जब वो देखेंगे कि इतनी बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है, तो वो इनको वैसे ही इम्पीच कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये संभावना है, लेकिन किसी को साहस करना होगा ना, और वो साहस मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूरोप को ही करने की ज़रूरत है। यूरोप और चीन, जी, जी, अगर ये दोनों मिल जाएँ, तो पूरा जो दक्षिण है, पूरे बाकी दुनिया के देश इनके साथ मिलके आ सकते हैं। लेकिन यूरोप ने इस वक़्त बहुत कायरता दिखाई है, और ख़ासकर यूरोप ही नहीं, जो तथाकथित यूरोप का मीडिया और बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने कायरता दिखाई है, क्योंकि ये जो अपहरण हुआ है, जो उठवा लिया गया है, जो भाषा मैं इस्तेमाल करता हूँ, हुँ, क्या नाम, मदुरो को, उसके लिए शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सीज़र, हुँ, मतलब गिरफ्तारी। तो हुँ, ये आप मतलब गौर करें कि ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली एक तरह से कानूनी कवच पहना देती है इनके जो करेक्ट, कुकृत्य है उसको। असल बिल्कुल। में ये बंधक बनाना है, ये हुँ, उठवाना है किसी को गुंडे की तरह से। तो हुँ, यही प्रेस, अगर ये कोई और देश किसी ने किया होता, तो हेडलाइन्स क्या होती? किडनैप्ड, हुँ, ब्लेटेंट मर्डर ऑफ दिस एंड दैट। लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। किसी पेपर में, किसी जगह, किसी चैनल पे आप सीएनएन सुन के देख लें, या किसी भी इंटरनेशनल, इवन अल जज़ीरा को सुन के देख लें, या रशियन टेलीविज़न ही सुन लें, यस, यस, वो भी हुँ, इस तरह की भाषा इस्तेमाल, जो भाषा इस कृत्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उस भाषा में ही जो है वो क्या नाम से बेईमानी की जा रही है। तो करेक्ट, एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है, जिसे हमारे यहाँ जो शब्द चल निकला है टूल किट है, तो ये टूल किट। पूरे अमेरिका का टूल किट है, और वो हुँ, टूल किट जो है वो काम कर रहा है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। प्रेस भी एक राय बनाती है, हुँ, इसी पर अगर सख्त टिप्पणियाँ लिखी जाती और सही भाषा इस्तेमाल की जाती, तो जनरल थोड़ा और फैलता। अब लोग अंदर ही अंदर जो है वो सुलग तो रहे हैं, लेकिन कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नेता कुछ नहीं कर रहे, सरकारें कुछ नहीं कर रही। ये है। सरकार ने कुछ नहीं की। तो सर एक सवाल और है भारत के बारे में, जो टैरिफ जब लगाया गया तो 50% लगा दिया, बोला 25% तो रूस से आप तेल क्यों खरीदते हैं? अब जो आज नया कानून वो साइन किया जो कांग्रेस में जाएगा, जिसमें भी कह रहे हैं कि हम 500% तक टैरिफ लगाएँगे जो आदमी रशियन ऑयल खरीदेगा या उसकी मदद कर रहा, तरह-तरह की चीज़ें हैं। कई बार ऐसा देख के लगता है कि भारत को अकेले टारगेट कर रहा है यूएस, ट्रम्प। दोस्ती-दोस्ती करते हैं लेकिन वो टारगेट करते हैं क्योंकि हमारे साथ ही डील नहीं हो रही है। हम ही को आप बार-बार सुनाते हैं कि रशियन ऑयल मत खरीदो, मत खरीदो। हमने ऑलरेडी बहुत कम कर दिया है। तो ये अचानक से क्यों हो रहा है ये कि केवल इंडिया के साथ ही आपके रिश्ते बहुत ही तल्ख़ हो चुके हैं? देखिए ये जिसे कहते हैं जो शिकारी होता है, वो शिकारी हमेशा प्रबल जो प्राणी है दूसरा उसके ऊपर हमला नहीं करता, शिकारी हमेशा कमज़ोर को शिकार बनाता है। हुँ, इनको मालूम है कि भारत को इस वक़्त आर्थिक अपनी अर्थव्यवस्था, अपना व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो ये कमज़ोरियाँ जानते हैं, इनके सलाहकार कमज़ोरियाँ जानते हैं, इसलिए इन्होंने एक मिसाल कायम करने के लिए भारत को पकड़ रखा है। वरना ये सब बातें चीन से इनको करनी चाहिए। चीन ज़्यादा तेल खरीद रहा है, चीन जो है खुलेआम इनको चुनौती देता है, लेकिन चीन से ये नहीं करना चाहते। नहीं चीन करते। से तुरंत जो है पहले धमकी देते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन भारत पे चढ़े जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इनका ये बर्ताव केवल भारत के साथ ही नहीं है, यूरोप यूरोप के साथ भी है। यूरोप को भी पहले कहा कि आप अपना जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, फिर व्यापार के मामले में भी बख्शा नहीं उनको। अभी जो व्यापार समझौता किया था, वो व्यापार समझौता भी आधा टूट गया है, उसमें भी तरह-तरह के जो है वो ऊपर से और प्रतिबंध ये लगाते जा रहे हैं। तो यूरोप भी खुश नहीं है उसको लेकर के, ऊपर से डेनमार्क वाला जो है वो नया ये खोल दिया कि मैं ग्रीनलैंड लूँगा, अब वो दे देंगे आप, तो कल को कुछ और माँग बैठेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अम, नुकसान जो होता है बाहुबली का, वो पड़ोसी को या दोस्त को ही होता है। तो सबसे पहले वो अपना जो जलवा है वो अपना दबदबा वहाँ अपना कायम करता है और उसके सहारे फिर बाकी दुनिया से वो निपटता है। तो उसको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेसिकली भारत को नीचा दिखा करके वो ये साबित कर रहे हैं कि भारत जैसा देश भी हमारे सामने हम ये सब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए आप तो हिम्मत ही ना करें बिल्कुल। तो उसके बाद जापान की क्या हिम्मत होगी, ऑस्ट्रेलिया की क्या हिम्मत होगी, अब बाकी कोई भी देश खड़ा होना चाहे, दक्षिण अफ्रीका की क्या हिम्मत होगी। तो ये सारा खेल ये वाला है। तो दोस्त-वोस्त कुछ नहीं है, ये कहना कि वो तो मेरा बड़ा दोस्त है, वो तो मेरा बड़ा दोस्त है, इसको आप तंज़ के रूप में लें। कि जब आप दुश्मनी जो है पूरी निभा रहे हैं और कह रहे हैं आप तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन देखिए आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये वो वाली शैली है, ठीक है, ये व्यापारी हैं तो ये मतलब उनका पुराना ये हो सकता है मतलब व्यापार वार्ताओं में भी जो इनका जो पर्सनल जो सौदेबाजी जो व्यापार इनका है, उसमें भी दूसरों के साथ यही सब करते होंगे। तो ये तो दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसे वक़्त पे ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो वो भारत बिल्डर का है वो। पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है। पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है, एक बनी-बनाई व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई, उसमें सुधार होने कहाँ तो हम ये उम्मीद कर रहे थे बहुपक्षीय व्यवस्था बनेगी, सुधार होगा और भारत जैसी जो शक्तियाँ हैं उनको जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं में। संस्थाएँ तो ये छोड़ के वैसे ही जा रहे हैं, अब मान लो कल को आज भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पास सीट भी होती, तो भारत के सामने धर्म संकट नहीं खड़ा हो जाता? अब आप बिल्कुल। वेनेजुएला की निंदा करनी पड़ेगी फिर आपको, वेनेजुएला में जो किया आपने और कल को ब्रिक्स की अध्यक्षता आपके पास आ गई है। ये ईरान पे चढ़ाई कर दें या अयातुल्ला को उठवा लें या कुछ करें, तो ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के नाते क्या करेंगे आप? निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल। करेंगे तो मरे और करेंगे तो आपकी अभी जो है व्यापार समझौता तो हुआ नहीं है, वैसे ही खुन्नस है आपसे, तो सीधी-सीधी आपकी दुश्मनी हो गई ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि हर देश इस वक़्त पशु-पेश में है और उसका इलाज केवल ये है कि देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप अकेले-अकेले किसी मतलब आप बा विपक्ष तो चढ़ाता है हमारे यहाँ कि साहब ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, तो अकेले बहादुरी का समय नहीं है, राइट। एकजुट होकर के लड़ने का समय है। सर आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा ट्रिकी भी हो सकता है। क्या कहीं कोई किसी कोने में ऐसी आशंका या डर है कि वर्ल्ड वॉर 3 इनिशिएट हो सकता है? नहीं, उसकी तो मैंने शुरुआत में ही बात की ना कि अगर आपने ये तेल प्रतिबंध वाला कांग्रेस में आपका प्रस्ताव पारित हो गया, हुँ, प्रस्ताव पारित होना अलग चीज़ है। वो एक मतलब एक आपके पास टूल आ जाएगा, उसको अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि खाली टैंकर अभी आपने रूस का पकड़ लिया, हुँ, ऐसे ही जो रूस की कंपनियाँ हैं, हुँ, उनके टैंकर अगर आपने पकड़ने शुरू किए, हुँ, तब वाक़ई लड़ाई छिड़ सकती है, क्योंकि फिर पुतिन साहब को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर चीन को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, फिर पुतिन साहब को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो ये ट्रिगर बन सकता है। हुँ, इसके अलावा दूसरा ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। आप जो है गलती से कहीं किसी का जहाज डूब गया, कुछ भी हो गया, तो इस वक़्त तनाव इतना है, एक-दूसरे पे इतना संदेह है,
जी। व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर एक बार शुरू हो गया कुछ, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। हुँ, रोकने की जो व्यवस्था थी, तुरंत आप जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाते थे, प्रस्ताव पारित करते थे। वीटो जो करता था, उस वीटो करने वाले की निंदा करते थे। तो हुँ, ज आप कल्पना करें, जो गजा में जो सारा हो लिया, वो तो सब पीछे की बात रह गई। वो जो बार-बार कहते थे कि आप पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन नहीं कर रहा भारत। कभी जो है वो फिलिस्तीनियों की तो यही शिकायत है, पता नहीं कितने प्रस्ताव पारित हो गए हैं, उसका किसी का पालन नहीं करने देता अमेरिका। तो ये सब बातें अब इतिहास की हो गई हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि अब तो प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा, उसकी तरफ कोई तो ध्यान ही रुकेगा नहीं दे रहा है, कैसे? तो रुके तो कैसे? अब तो तो मतलब ये डर समस्या बना हुआ है सर, ये डर या आशंका तो है। नहीं, डर तो खैर शुरू से है। जब जब से विनाशक हथियार बने हैं, हुँ, पहली बात तो ये है कि भारत की जो पुरानी मांग है कि आणविक हथियार होने नहीं चाहिए। हुँ, मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण पूरी तरह हो जाना चाहिए था। बाकी हुँ, तमाम चीज़ें दुनिया ने एक-एक करके छोड़ दी, जो बुरी चीज़ें थी। ये भी बुरी चीज़ है, लेकिन ये तो उल्टा फैल रहा है ना। जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह के हमले, जिस तरह जो है वो अनाचार या मनमानी ट्रंप साहब ने शुरू की है, और जो यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन ने जो सबक सीखा है हमला करवा के, कल्पना करें 1994 में अगर उसने आणविक हथियार नहीं दिए होते, तीसरा सबसे बड़ा आणविक हथियारों का ज़खीरा यूक्रेन के पास था। इन्हीं लोगों की मतलब उस पे कि साहब हम ये गारंटी देते हैं कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। ये गारंटी दी गई थी, जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है, उसमें ये गारंटी है। अब जो गारंटियों की बात हो रही है, उस गारंटी का क्या हुआ? जब उस हुँ, गारंटी का पालन नहीं हो रहा था, अब गारंटी का पालन क्या गारंटी है? असली गारंटी हर देश को समझ में आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन है। तो जो राइट। चीज़ खत्म होनी चाहिए थी, उसके तो फैलने के आज़ार आपने बना दिए। अब हुँ, हर देश ये चाहेगा कि कल को मेरी बारी आ सकती है, तो मैं सबसे पहले किसी तरह वही से बात। परमाणु हथियार बना दूँ। तो और जब ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होंगी, जब हर देश के पास, ज़्यादा देशों के पास परमाणु हथियार होंगे, जितने देशों के पास, तो उतनी ज़्यादा आशंका बढ़ेगी लड़ाई छिड़ने की। राइट। तो इस वक़्त दुनिया में आर्थिक लड़ाई तो भयंकर चल ही रही है, ज़मीन पर भी सैनिक लड़ाई भी अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग रूप में और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में चल रही है कि जब आप एक संप्रभु देश के एक राष्ट्रपति को उठवा लेते हैं और कहते हैं कि उस देश को अब हम चलाएँगे और हमको डायरेक्टली रिपोर्टिंग होगी और मेरे ये 2 बंदे हैं, ये उस देश को रन करेंगे। तब आप सोचिए उस दुनिया का जिसमें हम रह रहे हैं, क्या स्थिति बन सकती है। तो ये डर या अराजकता आशंका हमेशा खतरनाक है, ये अराजकता की स्थिति है, इसलिए राजकता ये संकट का दौर माना जाना चाहिए। कई बार शिवकांत जी ऐसा लगता है कि सुबह सो के उठेंगे तो पता नहीं कौन-सी खबर चलानी पड़ जाए। ये ये मतलब मन में हमेशा डर रहता है क्योंकि तस्वीर जो बन रही है ना कि अचानक से इतना बड़ा कांड हो जा रहा है। बहरहाल दुनिया ना अगर जाए उस तरफ ये ज़रूरी है और अमेरिका को भी एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि जो आपने बड़ी बात कही कि जो आज कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। उसके बाद जो अराजकता फैलेगी पूरी दुनिया में, उसको कौन रोकेगा? क्योंकि जब आप यूएन की नहीं सुन रहे हैं और यूएन से कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर सब अपनी-अपनी खुद मुख्तियारी करेंगे, अपने हिसाब से तय होगा। फिर जिसकी लाठी है, उसी की भैंस चलेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक सारगर्मी यू। चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने चर्चा की, ये सब गलत साबित हो, कुछ ना हो ऐसा, शांति बनी रहे, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।